डोंट स्टॉप व्हेन यू आर टायर्ड, स्टॉप व्हेन यू आर डन। अर्थात तब मत रुको जब आप थक गए हो, तब रुको जब आप विजय हो गए हो। हेलो दोस्तों, मैं जितेंद्र नार्वे न्यू आज़ाद एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, पिछली क्लास में हमने वर्णमाला स्टार्ट किया था और वर्णमाला का भाग 1 पढ़ लिया था, और आज हम इस क्लास में वर्णमाला का भाग 2 देखेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वर्णमाला को 3 भागों में बांटा गया है, या 3 भेद हैं, स्वर, व्यंजन और आयोगवाह। लेकिन आपसे पूछा जाए कि मुख्य रूप से वर्णमाला के कितने भेद, तो मुख्य रूप से 2 भेद होते हैं, एक स्वर और एक व्यंजन। ठीक है, अब मैं आपको पिछली कक्षा में बता चुका हूं कि स्वर जो होते हैं वो अ से लगाकर ओ तक होते हैं, औ तक होते हैं, और ये होते हैं आपके 11। ठीक है, अम और अह को अयोगवाह माना गया है, और अयोगवाह में भी ये इसको अम को बोला जाता है अनुस्वार और अह को बोला जाता है विसर्ग। उसके बाद हमने देखा था कि क से लगाकर म तक इनको बोला जाता है स्पर्शी व्यंजन, वर्गीय व्यंजन या उदित व्यंजन, जिनकी संख्या 25 है। उसके बाद मैंने बताया था कि ड और ढ को द्विगुण व्यंजन बोला जाता है, लेकिन इसके कई नाम हैं। ठीक है, जैसे उच्छिप्त व्यंजन, उश्रित व्यंजन, ताड़नजात व्यंजन, विकसित व्यंजन, हिंदी की देन, निर्मित व्यंजन, इस तरीके से इसके कई नाम हैं और इनकी संख्या 2 है। अब ये कहाँ से निकल कर आए हैं, तो ये ड और ढ से निकल कर आए हैं। ठीक है, अब इनको स्पर्श व्यंजन क्यों कहते हैं, हम थोड़ा इसके बाद देखते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि य, र, ल, व, यहाँ तक इनको बोला जाता है अंतस्थ व्यंजन और इनकी संख्या होती है 4। उसके बाद हमने देखा था श, स, स, ह, और ये इनको बोला जाता है उष्म या संघर्षी व्यंजन, जिनकी संख्या 4। फिर आपको बताया था कि अक्ष, त्र, ज्ञ और स्र संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। ठीक है, अब इनको हम देखेंगे कि इनको वर्गीय व्यंजन क्यों कहा जाता है, क्योंकि देखो ये इनकी संख्या 25 है और जो कि 5 का वर्ग है, या तो यूं कहे कि ये इधर भी 5 है इधर भी 5 है, जो कि वर्गों में है, वर्गों में बटे होने के कारण इनको वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। स्पर्श व्यंजन क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये जब हम इनको बोलते हैं तो जो वायु है हमारे मुख के किसी न किसी भाग को स्पर्श करती है, इसीलिए इनको स्पर्श व्यंजन भी कहा जाता है। अब देखते हैं कि हमारे मुख में कौन कौन से भाग ऐसे हैं जो वायु को स्पर्श करते हुए इनका उच्चारण करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अब आगे देखते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इनको ये क से लगाकर म तक इनको क्या कहा जाता है, वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है और स्पर्शी भी कहा जाता है। तो ये जो क वाली लाइन दिख रही है आप लोगों को, इसको बोला जाता है क वर्ग। जैसे क, ख, ग, घ, इंग, च, छ, ज, झ, इं, ये क्या है, च वर्ग। फिर ये क्या हो जाएगा, ट वर्ग, ये हो जाएगा त वर्ग, ये हो जाएगा प वर्ग। ठीक है, तो इनको क्या किया गया है, वर्ग में बांटा गया है, इसीलिए इनको वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। और स्पर्श व्यंजन क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये क वाली जितनी भी लाइन है, इस क वर्ग को बोलते वक्त जो हमारा आवाज निकलती है वो कंठ से निकलती है। ठीक है, जैसे आप बोलोगे क, ख, ग, तो ये कहां से बोलोगे आप, यहां से, कंठ से। और ये जो च वर्ग है उसको बोलते वक्त आवाज जो निकलेगी वो तालु से। फिर ये ट वर्ग बोला जाता है मूर्धा से, त वर्ग बोला जाता है दंत से। किससे, दंत मतलब दांतों से। और प वर्ग जो बोला जाता है वो ओष्ठ से, मतलब होठों से। ठीक है, अब इसको अगर याद करना है तो आप इधर वाली लाइन, ये क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग ऐसे याद कर लो। इसको बोला जाएगा कचट तप, ये ऐसे याद कर लिया, कचट तप। अब इधर से ये वाला सामने सामने वाला निकाल लो, मतलब क, ता, ये मूर्धा का मुंह, द और ये ओ, ये याद रख लो। इधर से क्या याद रख लो, कचट तप, और इधर से याद रख लो कतामुदो। ठीक है, अब अगर आपसे पूछ ले कि अगर क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, तो आप बिल्कुल बता दोगे कंठ। अगर आपसे पूछा जाए कि च वर्ग का उच्चारण स्थान, तो आप बता सकते हैं तालु। ट वर्ग का मूर्धा, त वर्ग का दंत, और ये प वर्ग का ओष्ठ। तो आपको इधर से ये याद रखना है कतामुदो, और इधर से याद रखना है कचट तप। ओके दोस्तों, यहां तक समझ में आ गया। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा अब इनके बारे में अच्छे से समझ लेते हैं। जैसे कि कंठ, कंठ का मतलब होता है गला। अब आप ये जो क वर्ग है वो किसकी सहायता से, कंठ की सहायता से बोला जाएगा, मतलब गले की सहायता से। जब आप क, ख, ग, घ, इंग बोलोगे तो इनका उच्चारण स्थान जो रहेगा वो रहेगा कंठ। अब ये च वर्ग जो बोला जाएगा वो तालु से बोला जाएगा। तालु क्या होता है, ये जो अब हमारे मुंह के अंदर जो ऊपर उठा हुआ भाग है उसको बोला जाता है तालु। किसको बोला जाता है, तालु। ठीक है, तो ये जो च वर्ग है वो बोला जाएगा तालु से।
ठीक है। अब ये ट वर्ग जो बोला जाए मूर्धा से, जैसे कंठ और ये तालु के जो आगे वाला भाग है उसको बोला जाता है मूर्धा। अब ये त वर्ग जो बोला जाएगा वो दंत मतलब होता है हमारे दांत, ठीक है, वो दांत से बोला जाएगा। और ये प वर्ग जो है वो होठों से बोला जाएगा। आप जरा एक बात बताइए, अगर आप प बोलोगे तो आपके होठ आपस में टच होते हैं, मतलब ठीक है, तो आप बिना होठों की सहायता से प नहीं बोल सकते। जैसे प ये मतलब होठ टच होंगे ही होंगे, मतलब विदाउट टच किए आप बोल ही नहीं सकते प वर्ग को, इसीलिए इनका उच्चारण स्थान ओष्ठ रखा गया है। ठीक है दोस्तों, अब मैं थोड़ा सा आपको यह बता देता हूं कि क वर्ग और क वर्ण में फर्क क्या है। क वर्ग और मैंने एक लिखा है क वर्ण। अब जरा सा इसको देख लेते हैं। क वर्ग का मतलब है कि क से लगाकर इंग तक पूरी लाइन, लेकिन मैंने लिखा क वर्ण, तो क वर्ण का मतलब है केवल क। क वर्ण का मतलब क्या हुआ, केवल क, लेकिन क वर्ग का मतलब होगा क से लगाकर इंग तक पूरी लाइन। ठीक है, तो अगर आपसे बोला जाएगा कि क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या, तो कंठ। ठीक है दोस्तों, अब थोड़ा और आगे देखते हैं इसके बाद। चलो दोस्तों, एक चीज और देख लो, ट वर्ग के बारे में मैं आपको कुछ विशेष बातें बता देता हूं। जैसे कि ये जो ट वर्ग है, ये यहां से लगाकर यहां तक, ये जो है द्रविड़ भाषा से लिया गया है। क्या, ट वर्ग कहां से लिया गया? पहली बात तो द्रविड़ भाषा से लिया गया है, और दूसरी बात या दूसरी विशेषता इसकी ये है कि इसको कठोर वर्ग भी बोला जाता है। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि कठोर वर्ग किसे बोला जाता है, तो कठोर वर्ग जो बोला जाता है वो ट वर्ग को बोला जाता है, और द्रविड़ भाषा से लिया हुआ वर्ग भी कौन सा है? ट वर्ग है। ठीक है, चलो इसके बाद आगे देखते हैं। चलो अब मैं एक चीज और बता देता हूं, ये जो है इनको बोला जाता है इंग इ न न म, इनको बोला जाता है पंचमा अक्षर, या इनको बोला जाता है नासिक्य व्यंजन। पंचमा अक्षर या नासिक्य व्यंजन, नासिक्य व्यंजन। इनको नासिक्य व्यंजन क्यों कहते हैं? नासिक्य का मतलब होता है नाक से वायु का निकलना, ठीक है, तो इसीलिए जब इनको बोलते हैं हम इंग इ न म, ये नाक की सहायता से बोले जाते हैं। ठीक है, अगर आप नाक बंद करके बोलने की कोशिश करेंगे तो इनको आप बोल नहीं पाएंगे। ठीक है, अब देखो दोस्तों, हम यहां से देखेंगे, अब पहले स्वर के बारे में देखेंगे, फिर व्यंजन के बारे में देखेंगे, फिर अब देखेंगे आयोग वाह के बारे में, एकदम पूरी पूरी संपूर्ण जानकारी जो बताना था वर्णमाला के बारे में इतना बता दिया है। अब हम डिटेल में देखते हैं अच्छे से। ओके, ठीक है दोस्तों, अब स्वरों के बारे में हम कुछ जानकारी एकदम डिटेल में जानकारी ले लेते हैं। स्वरों के बारे में मैं दो चीजें बताऊंगा, एक तो स्वरों की संख्या और एक बताऊंगा स्वरों के प्रकार या भेद। ठीक है, मतलब स्वरों का हम वर्गीकरण करेंगे। तो पहले तो स्वरों की संख्या देख लेते हैं। देखो, स्वरों की संख्या और स्वरों के भेद या प्रकार में क्या अंतर है। तो पहले जैसे मैंने कहा कि अपने पास हाथ कितने हैं, तो आप कहोगे 2, तो ये आपने क्या बता दी? संख्या। लेकिन मैं बोलूंगा कितने प्रकार से या कितने भेद है, तो आप कहोगे लेफ्ट एंड राइट। ठीक है, मतलब दाया और बायां। तो उसी प्रकार से अगर मैं बोलूं कि स्वरों की संख्या या स्वर कितने, तो आप उनकी संख्या बताओगे, और जब हम भेद की बात करेंगे तो वो बात अलग होती है। ठीक है, जैसे यहां पर लिखा है कि कुल या परंपरागत स्वरों की संख्या जो है वो है 13। ठीक है, कुल या परंपरागत स्वरों की संख्या क्या है? 13। अभी अगर आपको एग्जाम में ऐसे ही दे दे कि स्वरों की संख्या दे दे डायरेक्ट, तो आपको लगाना है 11, लेकिन वो स्पेशल में लगा दे कि कुल या परंपरागत लगा दे और बोले कि स्वरों की संख्या, तो आपको बताना है 13। अब 13 कैसे हो जाती है? हमने तो पढ़ा है 11, तो जो दो बड़े हैं वो बड़े हैं, एक ये वाला री और एक ये बड़ा है री। ऐसे कितने होते हैं? 11, और 11 में ये आप 2 जोड़ दोगे तो हो गए 13। ठीक, अब मुख्य या मानक रूप से स्वरों की संख्या कितनी? तो 11। आपको अगर स्पेशल में दे मुख्य या मानक रूप से स्वरों की संख्या, तो 11, और 11 हमने देखा ही है कहां से? अ से लगाकर औ तक। ठीक, अब उच्चारण की दृष्टि से स्वरों की संख्या, उच्चारण का मतलब होता है बोलने के आधार पर, उच्चारण करने के आधार पर। तो उच्चारण के आधार पर जो है दोस्तों, वो री को हटा दिया जाता है। री को क्या कर दिया जाता है? हटा दिया जाता है। क्यों? क्योंकि ये र बोलते हुए आप ई बोलने लग जाते हैं, और स्वरों की परिभाषा मैंने क्या बताया था कि ये किसी की सहायता के बिना बोले जाते, मतलब इनका उच्चारण जो होता है वो स्वतंत्र होता है, मैंने ये कहा था। लेकिन आप री बोलो तो इसके साथ ई आने लग जाता, मतलब इसका उच्चारण स्वतंत्र नहीं है, इसलिए उच्चारण की दृष्टि से इसको हटा दिया जाता है।
फिर देखते हैं कि मात्राओं के आधार पर स्वरों की संख्या वो भी 10 है। वो 10 कैसे? क्योंकि यहाँ पर आपको अ को हटा दिया जाता है। ये किसको हटा दिया जाता है? अ को। अ को क्यों हटा दिया जाता है? क्योंकि अ की कोई मात्रा नहीं होता है, अ को बिना मात्रा वाला बोला जाता है, इसलिए तो अ को हटा देंगे तब भी 10 हो जाएंगे। ठीक है। अब अपभ्रंश भाषा में स्वरों की संख्या कितनी मानी गई है? तो दोस्तों उसमें मानी गई है 8। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम देखते हैं स्वरों के भेद। ठीक है दोस्तों, तो अब जो आगे देखने वाले हैं कल की क्लास में वो रहेगा स्वरों का वर्गीकरण। आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं और कल की क्लास बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है क्योंकि हम स्वरों का वर्गीकरण देखने वाले। ठीक है दोस्तों, तो अब अगर आपको ये वीडियो वाकई में अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक करें, कमेंट करें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।